इस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में किस प्रकार से जंग लगते हैं, उसके लाभ क्या होता है, उसका हानि क्या होता है, क्यों बार बार यानी कि हमको देखना चाहिए लोहे में कि जंग लगता है अथवा नहीं लगता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़े हैं। एक नजर चलिए हम देख लेते हैं कि लोहे पर किस प्रकार से जंग लगता है, ठीक ना। तो जैसे कि लोहे में जंग लगना, यह कौन सा परिवर्तन हो जाता है। तो लोहे में जंग लगना जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। कहने का मतलब होता है कि लोहे में जंग लगना एक परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो यह कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। जो लोहे को प्रभावित करता है यह धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। ताकि यहाँ पे एक हम कील बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक कील बनाते हैं। सॉरी यार, उल्टा बन गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक कील बनाते हैं, ठीक ना। अब यह कील जो होगा, यह कील धीरे धीरे क्या होगा, जब इसको हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, जिसको हम नमी बोलते हैं, नमी युक्त जमीन। नमी युक्त क्या होता है, तो नमी युक्त जमीन। जब यह नमी युक्त जमीन में धीरे धीरे आएगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक ना। तो जब धीरे धीरे इसमें जंग लगेगा, तो जंग लगने के बाद क्या होता है, ये अपना ये अधिकार जमा लेता है। अपना क्या कर लेता है, अपना वहां पे अधिकार जमा लेता है। जब वहां पे अपना वो अधिकार जमा लेता है, तब यह क्या होता है, लोहा का धीरे धीरे क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। धीरे धीरे लोहा का क्या कर देता है, तो यह धीरे धीरे लोहा को नष्ट कर देता है। और जब यह नष्ट करेगा तो अपना अधिकार बना लेगा। तो यह कौन सा परिवर्तन आता है, तो यह जो आता है मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन आता है। यह कौन सा परिवर्तन आता है, तो रासायनिक परिवर्तन आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी लोहे में जंग लगने के कारण उसमें होने वाले आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जब लोहे में जंग लग जाता है, जब लोहे में जंग लगेगा, जंग लगने के बाद क्या होता है, वो अपना अधिकार जमा लेता है। जमाने के बाद क्या होता है, वो नष्ट कर देता है। नष्ट यानी कि टूट जाता है। अचानक उस पर कुछ वजन पड़ेगा तो टूट जाएगा। खासतौर पर जब पानी का जहाज जो देखते हैं, वह पानी एवं हवा के संपर्क में जब रहती है, तो क्या होता है, तो वह उसको साल भर पर ही एक्सचेंज करते रहना चाहिए, देख रेख में रखना चाहिए। ताकि क्या होता है, वह तुरंत सड़ जाता है, जिसके कारण से कभी कभी हवाई जहाज जो होता है उसमें पानी चली जाती है, बहुत नुकसान क्षति पहुंच जाता है, ठीक ना। यानी कि इसको क्या करता है, देख रेख में रखना चाहिए, ठीक ना। अब क्या होता है, इसका इसका हम समीकरण के हिसाब से देखते हैं। तो लोहा को हम Fe के नाम से जानते हैं और O3। तो जब FeO3 को हम क्या करते हैं, वायु से यानी कि इसको हम संतुलित कराते हैं, जल वायु प्लस H2O यानी कि जल से जब इसको हम संतुलित कराते हैं, समीकरण कराते हैं, क्या कराएंगे, यहाँ पे हम समीकरण कराएंगे, तब इसमें जो नया पदार्थ बनेगा वह आयरन ऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम FeO3 के नाम से जानते हैं। अब जैसे लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होता है, तो लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होता है, ठीक ना। जिसे हम अथवा इसे हम जल वाष्प के भी नाम से जानते हैं। यह दोनों की उपस्थिति में ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है और वह अपना नया पदार्थ बनाता है। अब खासतौर पर जंग वहां पे लगेगा जहां पे वह नमी युक्त क्या रहेगा, जगह रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका रोकथाम के लिए देखते हैं। तो लोहे में जंग लगने का निम्न उपाय है। इसका एक सरल उपाय है कि उस पर क्या कर देना चाहिए, पेंट अथवा ग्रीस का एक लेप लगा देते हैं। मान लेते हैं हम कोई खटिया उटिया ही बनाते हैं या लोहे के बहुत सारे कुछ बनाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, ताकि उसमें क्या करे, उसमें कीड़ा नहीं लग सके, उसमें जंग नहीं लग सके, ठीक ना। तो उसमें क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। चाहे या ग्रीस के एक परत चढ़ाकर उसको बचाया जा सकता है। उस पर ग्रीस का परत चढ़ाकर क्या करते हैं, उसको बचाया जा सकता है। या लोहे में सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस चढ़ाते रहना चाहिए। बार बार उसको हम ग्रीस से पेंट करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जैसे वे जो होते हैं उसका मतलब खराब नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसका अन्य उपाय कि उस पर क्रोमेनियम अथवा जस्ता का जिंक जैसे किसी धातु के परत चढ़ाने से लोहे को नया जीवन मिलता रहता है। लोहे क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो यही जो होता है, इसका जस्ता प्लस क्रोमेनियम के लेप लगाते हैं। जब जस्ता प्लस क्रोमेनियम के लेप लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम गर्मिलाइनिजेशन अर्थात यशोध लेपन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसका चलिए अब एक दो पॉइंट हम और लिखाते हैं कि मतलब कौन ऐसा पदार्थ जो है कि वो जिसमें जंग नहीं लग सकता, जिसमें क्या होता है, जंग नहीं लग सकता है। तो चलिए उसका हम एक दो पॉइंट
हम इस पे बताते हैं। और उसके साथ साथ एक लास्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा क्रिस्टीकरण। क्रिस्टीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद इस फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल होली है, तो कल होली में आप लोग भी मस्ती कीजिए। कल परसों होली है, तो कल परसों होली के उपस्थिति के कारण भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगा। और फिर हम लोग अब होली के बाद ही मिलेंगे नए उमंग के साथ। हम लोग फिर होली के बाद नए उमंग के साथ मिलेंगे, ठीक ना। तो चलिए, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग जो होता है वह कौन कौन से पदार्थ में जो होता है वो नहीं लग सकता है। तो उसका कुछ तथ्य पॉइंट जो है वो चलिए हम उस पर क्या करते हैं, थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन ऐसा पदार्थ जो होता है जिसमें जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो जैसे होता है कि यह वैज्ञानिक जो था स्टेनलल्स, ये जो होते हैं स्टील, लोहे में लोहे में और लोहे में कार्बन, लोहे में कार्बन और क्रोमिनियम 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 निकेल निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया बनाया जाता है। अब ऐसे पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ को मिलकर इसमें जब बनाएंगे तो इसमें कभी भी क्या होगा, जंग नहीं लग सकता है। तो ऐसे पदार्थ में कभी भी जंग नहीं लग सकता है। क्या होता है, ऐसे पदार्थ में कभी भी जंग क्या होता है, नहीं लग सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टेनल स्टील, लोहे के कार्बन और क्रोमिनियम, मतलब इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है। इसमें जो है स्टील, लोहे में स्टील और कार्बन, और इसमें क्रोमिनियम निकेल, यानी कि 4 क्रोमिनियम निकेल और मैग्नीज, ठीक ना। ये 5 पदार्थ जो जिस धातु में मिलकर वह बना रहता है या बनते हैं, उसमें क्या होता है, कभी भी उसमें जंग नहीं लग सकता है, ठीक ना। मान लेते कोई पदार्थ निकेल के है, तो कोई पदार्थ निकेल के बना हुआ रहता है तो उसमें भी जंग नहीं लगता है। अगर सिंगल सिंगल भी रहेगा तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लग सकता है, जल्दी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे ये सभी पदार्थ एक साथ जब मिल जाएंगे तो उसमें मुख्य रूप से कभी जंग लग ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे मैग्नीज है, तो कभी भी मैग्नीशियम जो होते हैं, ठीक ना, उसमें कभी भी क्या होता है, जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टील है, तो स्टील में भी क्या होता है, जंग नहीं लगता है। स्टील में बहुत दिनों के बाद क्या होता है, वह उसमें जंग लगता है, ठीक ना। यानी कि सभी वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बनाने से कभी जंग इसमें, ऐसा पदार्थ जो होता है इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक ना। जिसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद नया पदार्थ बनता है, तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब बार बार हम परिवर्तन के ही नाम क्यों लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिकी परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिकी परिवर्तन क्या है, इसलिए बार बार बोलते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भर भर के देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ है और कौन सा रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो इसमें नया पदार्थ बनेगा, इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा और इसमें अवस्था, गुण, ठीक ना, रंग, ये सब में परिवर्तन होगा। इस सब में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अवस्था, गुण, रंग, रूप, ये सारा चीज में इसमें परिवर्तन होगा।
तो इसको हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? इसको हम भौतिकी परिवर्तन बोलते हैं। और जिसमें नया पदार्थ बनेगा, जिसमें नया पदार्थ बनेगा, दो से दो से अधिक दो से अधिक नया पदार्थ बनेगा, दो से अधिक क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। तो ऐसे में जब दो से अधिक नया पदार्थ बनता है, ठीक ना, तो ऐसे में क्या होता है? इसी को हम लोग रासायनिकी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रासायनिकी परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, जान गए। एक लाइन में भी हम जान गए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसको हम भौतिकी परिवर्तन कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा उसे हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा क्रिस्टलीकरण के बारे में देख लेते हैं कि क्रिस्टलीकरण क्या है, और यह इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर है कि क्रिस्टलीकरण क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण क्या है? अब इसमें देखना है, यह जो होता है क्रिस्टलीकरण, यह किसके अंतर्गत आता है? क्या यह भौतिकी परिवर्तन होता है? क्या यह रासायनिकी परिवर्तन होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्रिस्टलीकरण जो होते हैं ये मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भौतिकी परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो अवस्था में चेंज हो सकता है, उसका रंग में उसका रंग में क्या होता है? चेंज होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जब जल में मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और जब उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो गिलास में क्या हो जाएगा? नीचे वह बैठ जाएगा। फिर बैठने के बाद कुछ देर के बाद इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर वह बैठेगा। बैठने के बाद क्या होगा? जब ये उसके कण में बैठ जाएंगे, फिर इसको हिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर यह इसी प्रकार से वह पूरे में मिल जाते हैं, ठीक ना। जब वह ठंडा जो होता है वह हिला देने के बाद क्या होता है? वह मिल जाता है, ठीक ना। हिला डुलाने के बाद वह फिर अन्य वो अपने मात्रा में क्या होता है? चले जाते हैं, और यह सफेद क्रिस्टल क्या के रूप में यह दिखाई देते हैं। यह सफेद क्रिस्टल के रूप में क्या होते हैं? यह दिखाई देते हैं। और इसी यानी कि ये जो होते हैं वो भौतिकी परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ताकि इसमें जो होता है नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और यह अपने गुण अवस्था को ही यह चेंज करता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वह भौतिकी परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग क्रिस्टलीकरण के परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं, और इसका हम क्या, इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इसका क्या करते हैं? इसका परिभाषा देखते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब किसी जब किसी पदार्थ के जब किसी पदार्थ के शुद्ध जब किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त विलयन से प्राप्त किए विलयन से प्राप्त किए जा सकता है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त होता है। विलयन का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से पदार्थ मिलाया जाता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। विलयन का मतलब होता है कि वह अशुद्ध पदार्थ पानी में कोई भी चीज को मिलाते हैं या मिला दिया जाता है।
जब पानी में मिला देता है उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ में अवस्था, गुण, रूप, रंग में परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थ में क्या होता है, रंग रूप में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं इसमें रंग रूप में परिवर्तन होता है। तो जिसमें रंग रूप में परिवर्तन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, रंग रूप में परिवर्तन हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो भौतिकी परिवर्तन कहते हैं, भौतिकी परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं, ठीक है। और अब जैसे कि अब क्रिस्टलीकरण जो है, क्रिस्टलीकरण में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि यह क्रिस्टलीकरण जो हो जाएगा, यह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। यह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये परिवर्तन जो हो जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो क्रिस्टलीकरण जो हो जाएगा ये भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि धातु को, यहाँ पे क्या है, जब किसी भी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल, शुद्ध के मतलब होता है कि उसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, उसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, इसे हम शुद्ध पदार्थ के भी अंतर्गत इसको रखते हैं, ठीक ना। इसका जैसे कि एक दो पॉइंट और देखते हैं, इससे जो प्राप्त होता है क्या होता है, इस प्रकार प्राप्त जो होता है, इस प्रकार प्राप्त होने वाले इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक, इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। और ये नमक कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये नमक जो होते हैं वह समुद्र से प्राप्त होते हैं। ये नमक कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये नमक जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह समुद्र से प्राप्त होते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह समुद्र से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल, मतलब एक दूसरे चीज को क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण से बना है। यह जो है दो से अधिक पदार्थ के क्या है, निर्माण से बना है। तो जिसमें दो से अधिक पदार्थ के निर्माण से बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें दो से अधिक पदार्थ मिलाया हुआ है। तो जिसमें दो से अधिक पदार्थ मिलाया रहता है इसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध में जो शुद्ध जो रहता है उसमें केवल एक ही पदार्थ से मिला हुआ रहता है। शुद्ध जो होता है इसमें केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो होते हैं इसमें केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसे हम शुद्ध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थ से बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अशुद्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम अशुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक क्या शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, अशुद्ध है। शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, अशुद्ध है। तो यह अशुद्ध जो होता है इसमें बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्या शुद्ध नहीं है। और ये जो होते हैं वो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। अब या ये तो शुद्ध अथवा ये अशुद्ध, यानी कि ये दोनों जो होते हैं ये दोनों कौन सा परिवर्तन होता है, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों भौतिकी परिवर्तन होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो भौतिकी परिवर्तन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मुख्य रूप से भौतिकी परिवर्तन होते हैं। इसलिए भौतिकी परिवर्तन होते हैं ताकि इसमें जो होते हैं नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसमें गुण और उसका अवस्था जो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिसमें गुण और अवस्था अथवा रंग रूप चेंज होता है उसी को हम लोग भौतिकी परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें रंग रूप नहीं
उसमें सिर्फ नया पदार्थ का निर्माण होता है या दो से अधिक पदार्थ का उसमें निर्माण होता है, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ को हम रासायनिकी परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज यह चैप्टर आप लोग का यहीं तक था और यहीं तक यह चैप्टर आज एंड हो गया। अब हम लोग फिर इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो है, इसके आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब तक आगे देखेंगे कि इसका आगे में क्या है। इसका आगे का जो चैप्टर जो है वह जीवों में श्वसन होगा। इसका आगे का चैप्टर जो क्या है, इसका आगे का जो चैप्टर जो होगा वह जीवों में श्वसन होगा। तो अब हम लोग फिर जीवों में श्वसन, अब हम लोग इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वह कौन सा वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज कैसा लगा क्लास, आशा करते हैं कि आज आप लोग का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही मजा भी आया होगा, ठीक ना। तो चलिए, और कल होली है, कल आप लोग भी बहुत धूमधाम से होली खेलिए। अब कल परसों बंद रहेगा, कल परसों होली है। अब हम लोग फिर परसों तरसों यानी कि नए सेशन के साथ, फिर नए उमंग के साथ मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।